इस तस्वीर को देखिए। एक नया जोड़ा हंसता हुआ एक साथ। शायद जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत थी यह। लेकिन अब यही तस्वीर एक सवाल बन गई है, क्योंकि इस तस्वीर में दिख रहे पति की लाश अब 100 फीट गहरी खाई से मिली है और पत्नी कहाँ है कोई नहीं जानता। हत्या जिस हथियार से हुई वो कोई आम चाकू नहीं था, बल्कि दांव नाम का एक बड़ा और धारदार हथियार था जो आमतौर पर लकड़ी काटने के काम आता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह दांव एकदम नया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ लिखा है, इस हथियार का पहली बार इस्तेमाल इसी हत्या में हुआ था। यानी यह कोई अचानक हुई वारदात नहीं थी, बल्कि पहले से पूरी प्लानिंग के साथ की गई साजिश थी। आपको क्या लगता है, क्या यह घटना सिर्फ एक एक्सीडेंट थी या फिर सिर्फ लूट के इरादे से हत्या कर दी गई? यह सब कुछ पहले से प्लान किया गया था, जिसमें वक्त, जगह और हथियार सब कुछ सोच समझकर तय किया गया था। और अगर ऐसा है तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि उस प्लान के पीछे कौन था? क्या कोई बाहरी शख्स या फिर कोई जो उनके बहुत करीब था? अगर आप इस घटना को गंभीरता से देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है, अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको इस केस की वह तस्वीर दिखाने वाला हूं जो न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देगी, बल्कि आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। ऐसा क्यों हुआ और कौन था जो पहले से सब कुछ तय कर चुका था? यह घटना 23 मई 2025 को सामने आई, जब मध्य प्रदेश के इंदौर से हनीमून के लिए मेघालय पहुंचे एक नवविवाहित जोड़ा राजा और सोनम अचानक लापता हो गए। वे नोंगरी 8 गांव के पास लिविंग रूट ब्रिज घूमने निकले थे और फिर लौटे ही नहीं, और 24 तारीख को उनकी स्कूटी सड़क किनारे लावारिस हालत में मिली। दरअसल राजा रघुवंशी इंदौर के रहने वाले सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से थे। पिता का सपना था कि बेटे की शादी अच्छे घर में हो, और वह सपना 11 मई 2025 को पूरा भी हो गया, जब राजा की शादी सोनम से हुई। सोनम रघुवंशी एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। उसकी भी यही तमन्ना थी कि एक अच्छा जीवन साथी मिले और शादी के बाद वह अपने नए जीवन की शुरुआत हंसी खुशी कर सके। दोनों परिवार इस रिश्ते से बेहद खुश थे। शादी के ठीक 12 दिन बाद दोनों ने हनीमून के लिए मेघालय जाने का फैसला किया, क्योंकि सोनम को पहाड़ और झरने बहुत पसंद थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी कहानी में बदल जाएगा। 23 मई की शाम तक जब राजा और सोनम होटल वापस नहीं लौटे तो होटल स्टाफ को शक हुआ। उन्होंने पहले फोन किया, लेकिन दोनों के मोबाइल बंद थे। इसके बाद होटल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। 24 मई की सुबह शिलांग चेरापूंजी रोड पर स्थानीय लोगों को एक स्कूटी लावारिस हालत में मिली। गाड़ी की चाबी लगी हुई थी, लेकिन आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। जांच में पता चला कि वह स्कूटी राजा और सोनम ने किराए पर ली थी। अब मामला और गंभीर हो गया। मेघालय पुलिस ने खोजबीन शुरू की, लेकिन झरनों और घने जंगलों के कारण सर्च ऑपरेशन आसान नहीं था। राजा के परिवार को जैसे ही खबर मिली, वह तुरंत इंदौर से शिलांग पहुंचे। वे लगातार प्रशासन से गुहार लगाते रहे कि कुछ भी हो, उनके बेटे बहू को ढूंढा जाए। पुलिस ने SDRF और NDRF की टीमों को बुलाया। ड्रोन और स्निफर डॉग्स की मदद ली गई, लेकिन कई दिनों तक कोई सुराग नहीं मिला। और फिर 2 जून की सुबह एक चट्टानों के नीचे से एक शव बरामद हुआ, जो काफी बुरी हालत में था। पहचान मुश्किल थी, लेकिन शव की कलाई पर राजा लिखा टैटू और हाथ में स्मार्ट वॉच देख परिवार ने पुष्टि कर दी। यह राजा रघुवंशी का शव था। पुलिस ने घटनास्थल से एक दांव बरामद किया, जो आमतौर पर लकड़ी काटने के लिए इस्तेमाल होता है। यह हथियार नया था और लग रहा था कि इसे हत्या के लिए ही खरीदा गया था। इसके अलावा घटनास्थल से राजा का टूटा हुआ मोबाइल फोन का स्क्रीन गार्ड, एक महिला की सफेद शर्ट, दवा की स्ट्रिप और एक स्मार्ट वॉच भी बरामद हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि राजा की हत्या दांव से की गई थी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उनकी मौत पहले हुई या उन्हें खाई में फेंकने के बाद। अब एक बात और जो इस केस को और भी रहस्यमय बनाती है, वो है स्कूटी की लोकेशन। जो स्कूटी लावारिस हालत में सड़क किनारे खड़ी मिली थी, वह जगह घटनास्थल से करीब 25 किलोमीटर दूर थी, यानी जहां राजा की लाश मिली वहां से काफी दूर। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि घटना वाले दिन वही स्कूटी उस जगह तक गई थी
जहां राजा का शव बरामद हुआ और फिर वापस आकर उसे उसी जगह पार्क कर दिया गया जहां से वह लावारिस मिली थी। लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि स्कूटी को वहां लाकर पार्क किसने किया, क्योंकि राजा की तो मौत हो चुकी थी और सोनम अब तक लापता है। इस एक सवाल ने पूरे केस को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां अब यह सिर्फ हत्या नहीं बल्कि एक साफ सुथरी प्लानिंग के शक में बदल चुका है। अब एक और बात जिस पर गौर करना जरूरी है वो है सोनम की भूमिका। सोनम अब तक लापता है, लेकिन क्या वह सिर्फ लापता है या फिर कहीं ना कहीं इस पूरी साजिश में शामिल भी हो सकती है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में कई ऐसे केस सामने आए हैं जहां नई शादी के बाद पत्नी ने ही पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची। तो ऐसे में सोनम पर शक करना गलत भी नहीं कहा जा सकता, कम से कम जब तक वह मिल नहीं जाती या उसका पक्ष सामने नहीं आता। बशर्ते यह भी माना जाना चाहिए कि सोनम खुद किसी गंभीर मुसीबत में हो सकती है या यह भी संभव है कि उसकी भी हत्या कर दी गई हो। लेकिन मौजूदा हालात और घटनाक्रम जिस तरह से सामने आए हैं वो इस ओर भी इशारा करते हैं कि हो सकता है हत्या के बाद स्कूटी उसी ने वापस आकर पार्क की हो। यानी शक के घेरे में कई संभावनाएं हैं, लेकिन कुछ भी अंतिम नहीं कहा जा सकता जब तक जांच पूरी ना हो और सोनम सामने ना आए। अब आप ही सोचिए, ये दोनों कपल वहां हनीमून मनाने गए थे, तो आखिर वहां उनका दुश्मन कौन हो सकता था? ना कोई पुरानी रंजिश, ना कोई जान पहचान वाला, और अगर कुछ था भी तो बस इतना कि एक बार राजा का एक कॉफी शॉप में कॉफी को लेकर मामूली विवाद हुआ था। लेकिन क्या कोई इतनी छोटी सी बात पर किसी की हत्या कर देगा? मुझे नहीं लगता। और यह तो तय है कि राजा की हत्या हुई है, और यह हत्या सिर्फ लूट के इरादे से नहीं की गई, क्योंकि अगर लूटपाट के लिए ही हत्या की गई होती तो सबसे पहले सवाल यही उठता है कि लुटेरा राजा की लाश को 25 किलोमीटर दूर खाई में फेंकने क्यों जाता? लूट की घटना आमतौर पर वहीं अंजाम दी जाती है जहां मौका मिलता है। स्कूटी जहां लावारिस मिली, अगर हत्या वहीं हुई होती तो लाश भी उसी जगह मिलती। दूसरी बात, सोनम को अब तक सामने आ जाना चाहिए था क्योंकि दोनों साथ थे, और अगर लूटपाट के दौरान हमला हुआ और लुटेरे ने राजा को मार दिया तो वह सोनम को जिंदा क्यों छोड़ता, जबकि सोनम ही उसकी पहचान कर सकती थी। अगर लुटेरे ने हमला किया और उसका इरादा सोनम के साथ कुछ गलत करने का भी था तो वह सब कुछ वहीं करता और उसके बाद उसे भी मार देता, क्योंकि लुटेरे आम तौर पर ऐसा ही करते हैं। हां, ऐसा तभी हो सकता है जब इसमें कोई मानव तस्करी जैसा घिनौना रैकेट शामिल हो, वरना यह बात हजम करना आसान नहीं है कि कोई लुटेरा राजा को मारकर सोनम को साथ ले गया और उसे जिंदा भी छोड़ा हुआ है। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या मेघालय जैसे शांत और खूबसूरत टूरिस्ट इलाके में मानव तस्करी जैसा घिनौना अपराध हो सकता है? हाल ही में मेघालय के रिभोई जिले में पुलिस ने एक मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया, जिसमें 12 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। यह लोग फर्जी भारतीय पहचान पत्रों के साथ भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। प्रमुख तस्कर सुकर जनाब शेख को भी असम के नलबाड़ी से गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने एक जांच के दौरान एक मानव तस्करी रैकेट का पर्दाफाश किया, जो बांग्लादेशी महिलाओं को भारत में लाकर जबरन वेश्यावृत्ति में धकेलता था। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि मेघालय और इसके आसपास के क्षेत्र मानव तस्करी के लिए एक ट्रांजिट पॉइंट बनते जा रहे हैं। तो अगर सोनम सच में किसी मानव तस्करी रैकेट का शिकार हुई है तो यह सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं बल्कि पूरे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल है। मेघालय पुलिस ने इस खतरे को पहचानते हुए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट AATU की स्थापना की है, जो महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए काम कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह प्रयास पर्याप्त है? जब एक नवविवाहित महिला अपने पति के साथ हनीमून पर जाती है और फिर लापता हो जाती है तो यह केवल एक व्यक्तिगत मामला नहीं रह जाता। यह पूरे समाज और सरकार के लिए एक चेतावनी है कि मानव तस्करी जैसे अपराध कहीं भी और किसी के साथ भी हो सकते हैं। अब तक जो भी बातें सामने आई हैं उनमें शक, साजिश और सवाल सब कुछ मौजूद है, लेकिन इन सब के बीच कुछ और भी बातें हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे पहली बात,
सोनम के मोबाइल की स्थिति। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम का मोबाइल फोन घटना वाले दिन से ही बंद है। अब तक उसकी कोई अंतिम लोकेशन ट्रेस नहीं हो सकी है। यह बात पूरे केस को और उलझा देती है, क्योंकि अगर सोनम किसी हादसे का शिकार हुई होती तो उसका मोबाइल कम से कम कुछ देर तक ऑन रहता, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं मिला। दूसरी बात, राजा के परिवार की प्रतिक्रिया। परिवार इस केस को सिर्फ एक दुर्घटना या लूट नहीं मान रहा। उनका साफ कहना है कि यह एक सुनियोजित मर्डर है और इसी वजह से उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। परिजनों का कहना है कि हमें कोई जवाब नहीं चाहिए, हमें सच चाहिए, वह भी पूरा और साफ। अब तीसरी और अहम बात, पुलिस की मौजूदा कार्रवाई। पुलिस ने सोनम की तलाश में लुकाओ नोटिस जारी कर दिया है, ताकि अगर वह देश के किसी भी हिस्से में हो तो उसकी जानकारी तुरंत मिल सके। इसके अलावा इस केस की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन भी किया गया है, जो फॉरेंसिक, साइबर और क्राइम ब्रांच सभी से समन्वय कर रहा है। लेकिन इन सब प्रयासों के बावजूद सोनम अब तक सामने नहीं आई है। ना उसका कोई सीसीटीवी फुटेज मिला, ना कोई बस या एयर टिकट, ना ही किसी होटल में रुकने का रिकॉर्ड। और अंत में एक बात और, क्या सोनम किसी दिन खुद सामने आएगी, या फिर पुलिस को कोई ऐसा सबूत मिलेगा जो पूरी कहानी खोल देगा, या यह केस भी उन फाइलों में दफन हो जाएगा जहां सवाल रह जाते हैं लेकिन जवाब कभी नहीं आते। यह केस जितना रहस्यमय है उतना ही चिंताजनक भी है, क्योंकि जब एक सभ्य शिक्षित शादीशुदा जोड़ा हनीमून पर जाता है और शव वापस आता है तो यह केवल एक हत्या नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से पूछे गए कई कड़वे सवाल बन जाते हैं। अब यह जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की है कि वो इस कहानी का हर पर्दा हटाए और सच को सामने लाए। और हम सब की जिम्मेदारी भी है कि जब तक यह सच सामने ना आए हम सवाल पूछना ना छोड़ें, क्योंकि सच छुपता है चुप रहने से और उजागर होता है आवाज उठाने से। क्या आपको लगता है कि इस केस का सच कभी सामने आएगा? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी सोच शायद किसी और की आंखें खोल दें। मिलते हैं नए केस के साथ। धन्यवाद।